हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एन के में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह होता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन बात कर रहे थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम को लेकर। तो उसके अंतर्गत जो आपका टेस्ट पेपर रहने वाला है, आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर रहने वाला है। इसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वही आपके क्या होंगे कि 15 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 25 क्वेश्चन जीके के और 60 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर के देखने को मिलेंगे। मतलब कि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज डेट हो चुकी है, 27 तारीख हो चुकी है। मतलब कि इस महीने के आपके पास में 3 दिन बचे हुए हैं, 28, 29, 30, और 3 दिन ही अगर माने तो आपको 31 दिन मिलते हैं आपके किससे ये जनवरी के। तो 31 से 4 34 दिन होते हैं। और अगर फरवरी का माना जाए तो 4 तारीख को आपको एग्ज़ाम है। तो 2 दिन पहले तो रेस्ट चाहिए होगा। तो मतलब कि आपके पास में कुल मिला के 36 दिन बचते हैं। तब 36 दिन के अंतर्गत अपन बात करेंगे 36 पेपरों की। तो यहाँ टेस्ट पेपर 36 होंगे। उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रतिदिन आपको डे वाइज आपको पेपर सेट ये मिलने वाला है, जिसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन होंगे और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए आप विदाउट किसी टाइम वेस्ट के अपन आज का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो और आपको एक चीज़ और बता दूं कि अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन कोशिश करेंगे कि कम टाइम के अंतर्गत आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाया जाए, ताकि आप आए और जल्दी से रिवीजन कर सको इन चीज़ों का। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। निम्न में से वर्दी संधि का उदाहरण है। तो इनमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा वर्दी संधि का उदाहरण है। तो गणेश है, हिमाचल है, या फिर आपका सज्जन है, या सदैव है। तो राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि वो कौन सा हो जाएगा आपका सदैव। यहाँ पे मात्रा देखकर ही पता चल रहा होगा कि आपको वर्दी संधि का इंडिकेशन होता है। तो जो बड़ी मात्राएं होती है वो वर्दी संधि के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, वाक में का संधि युक्त रूप होगा। तो अगर वाक में के अंतर्गत, वाक प्लस में के अंतर्गत अगर संधि युक्त करेंगे अपन, इन दोनों के जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वाग में बनेगा, वांग में बनेगा, वांग में बनेगा, या फिर वांग में हम बनेगा। तो अगर बात करें इसके राइट आंसर की, तो आपको पता ही होगा कि आगे वाला मैं है तो ये पहले वाले का 5वें अक्षर में चेंज हो जाएगा और ये कै अणा में चेंज हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। तो दाल भात में नहीं है, भूत प्रेत में नहीं है, शुभाशुभ में नहीं है, या फिर शुभागमन में नहीं है। तो राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो कौन सा होगा आपका, शुभागमन में आपका द्वंद्व समास नहीं होती। लेकिन बाकी बात करें तो दाल और भात, तो इसके अंदर भी द्वंद्व समास आता है। भूत और प्रेत में भी आता है। अगर शुभ और अशुभ, इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो कैसे होगा, शुभ और अशुभ। तो शुभ और अशुभ के अंतर्गत भी द्वंद्व समास होता है। आपका शुभ आगमन पे क्या होता है, द्वंद्व समास नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नीति में निपुण हो उसके लिए सामासिक विग्रह क्या होगा। नीति में निपुण होगा, नीति का निपुण होगा, नीति से निपुण होगा, नीति के लिए निपुण होगा। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो आपको पता होगा जो नीति में निपुण होता है वही शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये समास विग्रह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो सु लगा होता है, स्वा लगा होता है, स लगा होता है, स्व लगा होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो सु को अगर वह को ऊ में चेंज हो जाता है अपन तोड़ते हैं तो इसके अंतर्गत जो संधि बनेगी सु प्लस आगत हो जाएगा ना। तो जो से उपसर्ग कौन सा निकल के आ रहा है, सु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। और सामान्यतः याद रखना कि जितने भी उपसर्ग वगैरह होते हैं उनमें छोटी मात्राएं यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राघव शब्द में प्रत्यय है। तो ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। राघव में प्रत्यय कौन सा है, तो औ है, ए है, आ है, वह है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। राघव के अंदर ए प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लक्ष्मी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द हैं। तो लक्ष्मी के 2 पर्यायवाची हैं वो कौन से हैं जो सम्मिलित हैं। तो उमा ईसा क्या लक्ष्मी के है, पद्मा रमा आपके लक्ष्मी के है, या मंदाकिनी पिशुन ये आपके लक्ष्मी के होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, पद्मा और रमा लक्ष्मी के ही 2 पर्यायवाची शब्द होते हैं, पद्मा और रमा। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपेक्षा की सही विलोम होगा। तो उपेक्षा का विलोम शब्द सही कौन सा होगा। तो सम्मान होगा, अपेक्षा होगा, अपमान होगा, या तिरस्कार होगा। तो आई होप ये काफ़ी आसान क्वेश्चन आपको पता होगा कि उपेक्षा अपेक्षा, अपेक्षा का विपरीत क्या होता है, उपेक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पाप और सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही युग्म कौन सा है। तो पाप का अर्थ क्या होता है, अग होता है, सूर्य का अग होता है। या फिर बात करें कि जो आप पाप का मतलब अग होता है और जो सूर्य होता है उसका अग होता है।
तो ऐसे ही आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से अगर राइट आंसर की डायरेक्ट मैं बात करूँ तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कवित्री और एक वाल्मीकि, है ना, इन 2 शब्दों का तो विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। वाल्मीकि और कवित्री को शुद्ध कैसे लिखा जाता है, इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो अपन बात करते हैं, तो कवित्री ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, या ये वाला सही है। तो आई होप आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो कवित्री के अंतर्गत ये की मात्रा भी छोटी आती है और त्री की मात्रा बड़ी आती है, तो ये याद रखना, पहले छोटी और फिर बड़ी। तो पहले छोटी और फिर बड़ी, ऐसे याद रखोगे, आराम से याद होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से किस वाक्य में पुनरुक्ति अशुद्धि है। तो पुनरुक्ति अशुद्धि किसमें है, तो पुनरुक्ति अशुद्धि है वो समय की महत्ता समझनी चाहिए, इसमें है। आज मैंने करना ही है, इसमें है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, इसमें है। कौन कहाँ है, या इसमें है। तो राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कहा जाएगा, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने के योग्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, अनिरुद्ध किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि जो अनिरुद्ध शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है। वह तो कानून के विरुद्ध हो उसे अनिरुद्ध कहते हैं, वह जिसका कोई अंत ना हो उसे अनिरुद्ध कहते हैं, वह जिसे रोका ना जा सके उसे अनिरुद्ध कहते हैं, वह शीघ्रता से जो प्रसन्न हो जाए उसे अनिरुद्ध कहते हैं। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, आपको जिसको रोका ना जा सके उसे अनिरुद्ध, यानी कि जिसको रोका नहीं जा सके वो क्या होता है, अनिरुद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा, तो प्रवर्ती होगा, अग्रणवर्ती होगा, या समवर्ती होगा, या आवर्ती होगा। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, अपन को पता है कि बैकवर्ड यानी पीछे वाला जाना, फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर भेजना होता है ना, फॉरवर्ड करना। अपन ने मैसेज वगैरह में भी देखा होगा कि फॉरवर्ड को कैसे डिनोट करते हैं अपन, फॉरवर्ड यानी कि आगे भेजते हैं किसी और को। तो उसका क्या होगा, अग्रवर्ती। अग्रवर्ती हो जाएगा शुद्ध शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे निकल के आता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फिर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुसुम ने बच्चे के झगड़े को, इसमें डॉट 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 भरना है, भाई में मारपीट करवा दी। यानी कि कुसुम ने बच्चों के झगड़ों को भाइयों में मारपीट करवा दी। तो इसमें खालिस्तान में क्या भरा जाएगा, बाल की खाल निकाली, या फिर डंका बजाया, या तिल का ताड़ बनाया, या हवा में उड़ाकर। तो इसका पता ही होगा कि आप कुसुम ने बच्चे को झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर भाइयों में मारपीट करवाई। तो तिल का ताड़ यानी कि छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़ बना दिया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि इस हाथ से देना उस हाथ से लेना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, इस हाथ से देना और उस हाथ से लेना। तो उसका मतलब क्या होता है, तुरंत फल पा जाना, या तुरंत चले जाना, तुरंत पहुंच जाना, जल्दी जल्दी बोलना। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि अगर बात करते हैं कि इस हाथ से लेना उस हाथ से इस हाथ से देना और उस हाथ से लेना, तो क्या मतलब है कि तुरंत आप फल पा जाना, यानी कि हैंड टू हैंड अपना काम हो जाना, या फिर अपना जो कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो हैंड टू हैंड हो जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही निकल के आता है। ये आपके 15 क्वेश्चन एग्रीकल्चर ये हिंदी के कंप्लीट होते हैं। अब जीके के क्वेश्चनों की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है जीके का, गीत गोविंद किसकी कृति है। तो गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो जयदेव के द्वारा, जननायक के द्वारा, मनोज नैन्सी के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो किसके द्वारा, जयदेव के द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी का अश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हुआ, जहां पर अंग्रेज सेना ने पहाड़ी के चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई। तो मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी वो किस डेट को चलाई गई, सॉरी किस सन में चलाई गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप जीके के अंतर्गत रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे कि आप काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो 1913 में चलाई गई थी, 1923 में चलाई गई थी, 1905 में, 1933 में। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1913 के अंतर्गत जो मानगढ़ पहाड़ी थी वहाँ पे संसद सभा चल रही थी, अधिवेशन हो रहा था, उसके अंतर्गत गोलियां चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सहरिया जनजाति में पूजे जाने वाले प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं। तो भूरिया बाबा है, कल्ला जी है, वीर तेजा जी है, या पाबू जी है। तो आपको पता ही होगा कि जो सहरिया जनजाति है उनके अंतर्गत मुख्यतः लोक देवता पूजे जाते हैं वो आपके वीर तेजा जी पूजे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में,
ओपन आर्ट गैलरी के नाम से विख्यात क्षेत्र है। तो ओपन आर्ट गैलरी के नाम से विख्यात क्षेत्र कौन सा है? शेखावाटी, हाड़ौती या आमेर है या मेवाड़ है? तो आपको पता होगा जो ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है वो शेखावाटी क्षेत्र को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें वो आता है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? काफी बार पूछा गया है, काफी बार मतलब कि आप रिपीटेड क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे पता चलेगा आपको कि जो वाद्य यंत्र है वहाँ से इसको भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो शिव कुमार शर्मा थे वो आपके सारंगी से संबंधित थे, शहनाई से थे, संतूर से थे या फिर आपके अलगोजा से थे? इसका राइट आंसर की जब बात की जाती है तो वो क्या हो जाएगा? सतूर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें एक दूसरे में 5 रंगों के वर्ग वाली छपाई को क्या कहते हैं? तो एक दूसरे में जो 5 वर्ग वाली छपाई होती है उसे क्या कहते हैं? तो महुड़ा कहते हैं, लहरिया कहते हैं, चकदार कहते हैं या पोमचा कहते हैं? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो क्या हो जाएगा? चकदार कहा जाता है। और ये महुड़ा नहीं है, ये मोठड़ा है ना, मोठड़ा है। जब लहरिया वगैरह लहरदार बनती है तो उसको अगर आडी लाइनों और सीधी लाइनों द्वारा काटा जाता है तो वो क्या कहलाती है? आपका मोठड़ा कहलाती है। लेकिन आपके पास में पूछा क्या गया था? एक दूसरे में 5 रंगों के वर्ग वाली छपाई होती है उसे अपन क्या कहते हैं? चकदार कहते हैं। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें राजस्थान की विश्वविख्यात थेवा कला मुख्यतः किस रंग का प्रयोग आभूषणों में किया गया है? तो जो थेवा कला है उसके अंतर्गत मुख्यतः, और आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन अपन कल भी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं कि थेवा कला के अंतर्गत मुख्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो लाल, हरा, नीला, गुलाबी। तो इसके राइट आंसर की जब बात आती है कि आपके अंतर्गत थेवा कला के अंतर्गत जो कलर का यूज किया जाता है वो हरा कलर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ शास्त्रीय संगीत की रचना राधा गोविंद सार के रचयिता कौन है? तो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट है, हीरानंद व्यास है, चतुरलाल सेन है या द्वारकानाथ भट्ट है? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। जो आपका शास्त्रीय संगीत राधा गोविंद सार है उसके अंतर्गत जो देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट है उसके द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्न में से किस मंदिर स्थल को अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो अर्धनारीश्वर प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कसुआ से, आभनेरी से, किराड़ू से या बचकला से? तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आभनेरी दौसा के अंतर्गत है, वहाँ से शिव की जो अर्धनारीश्वर प्रतिमा है वो भी प्राप्त हुई है। तो मतलब बात करें अर्धनारीश्वर प्रतिमा है वो कहाँ से हुई है? आपके आभनेरी दौसा से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है? राइट आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ढक्कन की चाबी किस किले को कहा जाता है? ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि ढक्कन की चाबी किस किले को कहा जाता है? तो मंडराइल को कहा जाता है, उटाला को कहा जाता है, खंडार को कहा जाता है या आमेरगढ़ को कहा जाता है? इसका राइट आंसर की बात आती है कि जो आपके ढक्कन की चाबी है वो आमेरगढ़ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें सरगढ़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सरगढ़ा जाति के खानदानी वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो वो कौन सा है? बाकिया है, मशक है, मुगल है या सतारा है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? बाकिया सरगढ़ा जाति के खानदानी का मुख्य वाद्य यंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? तो विषम घाटी पंचानन आपके परावल को कहते हैं, राणा हमीर को कहते हैं, राणा सांगा को कहते हैं, चित्र सिंह को कहा जाता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो क्या कहा जाता है? आपके राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई? तो जो स्टार्ट के अंतर्गत जो औरंगजेब के साथ में सहयोग की नीति अपनाई थी वो किसने अपनाई थी? मोटा राजा उदय सिंह ने, जसवंत सिंह ने, मालदेव ने या गज सिंह ने? तो ये आपको पता ही होगा कि जो आपके जसवंत सिंह है उन्होंने औरंगजेब के साथ जो मारवाड़ का था तो उसके सहयोग की नीति अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर 28 की अगर बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पैलेस ऑफ क्लाउड किसे कहते हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो पैलेस ऑफ क्लाउड है वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, कुंभलगढ़ को कहा जाता है, तारागढ़ को कहा जाता है, रणथंभौरगढ़ को कहा जाता है? तो राइट आंसर की बात करेंगे कुंभलगढ़ है उसे सिटी ऑफ क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें शरीर पर चित्र गुदवाने की ज्यादा प्रवृत्ति किस जनजाति में पाई जाती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो शरीर पर गुदवाने की प्रवृत्ति आपके ग्रास्य जाति में ज़्यादा पाई जाती है, मीणा में पाई जाती है, सहरिया में पाई जाती है, भील में पाई जाती है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो किसके अंतर्गत पाई जाती है? आपके सहरिया के
जो आपके सहरिया के अंतर्गत है वो ज़्यादा पाई जाती है, क्या आपके चित्र गुदवाने की। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रामलाल अली राजा एम हसन जैसे विख्यात चित्रकार त्रिकुट किस चित्र शैली से संबंधित है। तो जो आपके रामलाल है, अली है, अली राजा है, हसन जैसे हैं, तो ये किस चित्रकला से संबंधित है। तो मारवाड़ से है, बूंदी से है, अलवर से है या बीकानेर से है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा हो जाता है, बीकानेर से संबंधित है। तो रामलाल अली काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, रामदेव जी का यशगान जीवन के चमत्कारी घटनाओं के रूप में करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो जो रामदेव जी के यशगान किया जाता है तो जीवन में के अंतर्गत जो चमत्कारी घटनाएं थी उनको किस रूप में कहते हैं। तो ब्यावले कहते हैं उन्हें, रामदेव जी के चमत्कारी संत कहते हैं, या पावड़े कहते हैं, या पर्चे कहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो रामदेव जी हैं तो वो कोई भी चमत्कारी घटना कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, पर्चे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या रहता है, राइट आंसर हो जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो रामदेव जी थे उन्होंने सबसे पहला पर्चा दिया था वो अपनी माता को दिया था, मैणादेव को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधना क्या है। तो अगर संत पीपा के अनुसार माना जाए तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो भक्ति से होता है, ध्यान से होता है, साधना से होती है, पाप से होता है। तो राइट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि भक्ति के द्वारा आप मोक्ष की साधना कर सकते हो या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है। तो अगर आप राजस्थान का अगर चित्र ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूर्व दिशा के अंतर्गत सबसे आगे कौन सा है। तो भरतपुर है, धौलपुर है, कोटा है, या झालावाड़ है। तो आपको पता होगा इस कॉर्नर पे कौन सा आता है आपका, भरतपुर धौलपुर आता है, लेकिन धौलपुर थोड़ा आगे तक आता है। तो धौलपुर के अंतर्गत आपके सबसे पहले सूर्य किरण निकलेगी। और सबसे पहले सूर्य अस्त भी कहाँ पे होता है, आपका धौलपुर के अंतर्गत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर की बात की जाती है तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले में है। तो जो सोम कमला है, अम्बा परियोजना है, वो किस जिले में है। तो कमला अम्बा परियोजना है वो कौन से जिले में है। तो बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में है, प्रतापगढ़ में है, या बारा में है। तो इसके राइट आंसर की जब बात की जाती है तो वो कहाँ पे आपके डूंगरपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, चोली परियोजना किस जिले से संबंधित है। तो चोली परियोजना है वो बांसवाड़ा से संबंधित है, कोटा से है, बूंदी से है, या झालावाड़ से है। तो इसके राइट आंसर की जब बात की जाती है तो वो कहाँ से, आपकी झालावाड़ से संबंधित है। चोली परियोजना आपकी झालावाड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि पश्चिमी विक्षोभों से संबंधित नहीं है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उनसे संबंधित क्या नहीं है। तो वायुदाब पे असर पड़ता है, मृदा संरचना पर, वर्षा पर, या वायुमंडल पर। तो बात करें कि जो संबंधित नहीं है वो क्या हो जाएगी, आपकी मृदा संरचना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अति निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनीप्लेन के रूप में पहचाना गया। तो वो मेवाड़ का मैदान था, छप्पन का मैदान था, मालपुरा करौली का मैदान था, या फिर बनास का मैदान था। तो तौरते पेनीप्लेन के नाम के रूप में जाना जाता है, वो कौन सा जाना जाता है, आपका मालपुरा और करौली का जो मैदान होता है उसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, श्राद्ध कौन से महीने में आते हैं। तो चैत्र माह में, माघ माह में, भाद्रपद में, या आश्विन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताया होगा कि आश्विन के अंतर्गत आपके क्या आते हैं, जो आपके श्राद्ध है वो आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जयपुर के कत्थक घराने के प्रवर्तक कौन है। तो जयपुर के कत्थक घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं वो भानु जी को माना जाता है, मियाँ रंगीले को माना जाता है, सदारत को माना जाता है, आलिया फतेह को माना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको सबको पता ही होगा कि भानु जी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये 40 क्वेश्चन अपन ने जीके के और हिंदी के देख लिए हैं, क्योंकि जीके के 25 और 15 आपके हिंदी के मिला के 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। अब आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर से स्टार्ट होता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 2012, 14, 16 या 18 के अंदर। तो आपको पता होगा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो 2016 के अंतर्गत स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, हाँ, स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा कौन सी दिशा
में नीचे की ओर लटका हुआ रहता है या खुलता है, तो उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा के अंतर्गत। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सी होती है, उत्तर दिशा के अंतर्गत। जो आपका स्टीनवेंसन स्क्रीन का दरवाजा है वो आपके उत्तर दिशा की तरफ लटका हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सा फसलों के साथ सहजीविता का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका इसके अंतर्गत, तो राइजोबियम नहीं है, एजिप्टोबैक्टर नहीं है, एंजियोस्पर्म नहीं है, या क्लोस्ट्रिडियम नहीं है। तो राइट आंसर की जब बात की जाती है तो वो क्या आता है, क्लोस्ट्रिडियम नहीं आता, ये सजीवी नहीं है। बाकी एजिप्टोबैक्टर, राइजोबियम हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ये आपके क्या होते हैं, पौधे के साथ सजीवी रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि जैविक मृदा अधिकता वाली मृदा के कौन से गण में आती है। तो जैविक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो अधिक कौन सी मृदाओं में होता है। तो वर्टिसोल में होता है, रेडियोसोल में होता है, मोलिसोल में होता है, एंटीसोल में होता है। तो आपको पता ही होगा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सर्वाधिक इन मृदाओं के अकॉर्डिंग बात करें तो मोलिसोल के अंतर्गत सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वायुरोधी पट्टियों से नियंत्रित किया जाता है। तो मैंने पहले बताया था आपको कि ये भी याद रखना है कि वायुरोधी पट्टियां हैं वो किस दिशा में लगाई जाती है, तो उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर लगाई जाती है। तो ये क्या करती है, किसको नियंत्रित करती है, शुष्क हवा व लू को नियंत्रित करती है, जलीय मृदा क्षरण को नियंत्रित करती है, या वायुवीय मृदा क्षरण को नियंत्रित करती है, या ए व बी दोनों को करती है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें, जो वायुरोधी पट्टियां होती है वो शुष्क हवा या लू आती है उसको नियंत्रण का कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जलीय मृदा क्षरण जलीय मृदा क्षरण का नहीं करती, बिल्कुल गलत है। वायुवीय मृदा क्षरण का करती है, बिल्कुल ही ये वायुवीय जो क्षरण होगा उसको नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, मतलब कि ऑप्शन ए और सी क्या होता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए और बी नहीं है, यहाँ पे ए और सी है ना, इसको विशेष देख लेना एक बार। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी सही है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व जो मृदा में गतिशील रहता है जबकि पौधे में स्थिर रहता है। तो वो कौन सा है, कैल्शियम है, बोरोन है, मैग्नीज है, सल्फर है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि आपको पता होगा कि जो पौधे के अंतर्गत तो स्थिर होता है और जो मृदा होती है उसके अंतर्गत सर्वाधिक मोबाइलेशन या गतिशील रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे यानी कि बोरोन क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। और आपको पता होगा कि पौधे के अंतर्गत कैल्शियम और बोरोन क्या होते हैं, आपके स्थिर रहते हैं या फिर आपके गतिशील नहीं होते, अगतिशील होते हैं। लेकिन बोरोन मृदा के अंतर्गत क्या होता है, काफ़ी गतिशील होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा मुख्य या वृहद पोषक तत्व नहीं है। तो आपको पता ही होगा कि कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, या मैग्नीज है। तो आपको पता ही होगा कि जो मैग्नीज है वो आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि कैन, है ना, किसान खाद भी कहा जाता है, कैन उर्वरक में मैग्नीशियम की मात्रा होती है। तो जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है उसके अंतर्गत जो मैग्नीशियम की मात्रा है यानी कि Mg की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 3.5%, 4.5%, 5.5% या 2.5% होती है। तो उसकी जब राइट आंसर की अपन बात करें तो 4.5% के लगभग क्या पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें कि निम्न में से कौन सा उर्वरक नमी ग्राही उर्वरक है। तो कौन सा उर्वरक है जो नमी को ग्रहण करता है, तो यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, DAP है, या कैन है। तो जब राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सा होता है, यूरिया आपका नमी ग्रह उर्वरक होता है। तो आपको पता ही होगा कि अगर नमी वगैरह रहती है तो यूरिया के कट्टे में ढेले बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि 1 हेक्टेयर में mm के अंतर्गत पानी के बराबर होता है। तो mm में कितना होगा, तो 1000 होगा, 10,000 लीटर होगा, या 1 लाख लीटर, या 1 करोड़, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो या 10 लाख होंगे। तो आपके पास में 1,000, 10,000, 1 लाख या 10 लाख। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि 1 हेक्टेयर में mm पानी के बराबर होता है, वो आपका कितना होता है, 10,000 लीटर के बराबर होता है। अगर इसके अलावा बात करें कि 1 लाख लीटर आता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आपको इसको ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कपास के बीजों की न्यूनतम अंकुरण क्षमता होनी चाहिए या कितनी क्षमता होनी चाहिए। तो 60% होनी चाहिए, 65%, 70% या 75%। तो आपको पता होगा कि सबसे कम अंकुरण क्षमता आपके कपास में ही होती है और वो कितनी होनी चाहिए, आपकी 65 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एट्राजिन शाकनाशी कौन सी फसल में खरपतवार नाशियों के नियंत्रण के लिए सही है। तो कौन सी क्रॉप के अंतर्गत एट्राजिन शाकनाशी का अपन फसल के अंतर्गत यूज करते हैं।
तो एट्राजिन का अपन कपास में करते हैं, सोयाबीन में करते हैं, उड़द में करते हैं या मक्का में करते हैं। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो क्या हो जाएगा, आपके एक मक्का हो जाएगा कि एट्राजिन का अपन मक्का के अंतर्गत यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्न में से कौन सी फसल कैच क्रॉप का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि उदाहरण कौन सा नहीं है। तो मूंग नहीं है, उड़द नहीं है, बाजरा नहीं है, चौला नहीं है। तो कैच क्रॉप के रूप में अपन कौन सी फसल को नहीं उगाएंगे। तो आपको पता ही होगा कि अगर बात करें बाजरा है वो आपकी कैच क्रॉप के अंतर्गत नहीं आती है, खरीफ की क्रॉप आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दीमक पौधे के कौन से भाग को नुकसान पहुंचाता है। तो तने को, जड़ को, पत्तियों को या फूल को। तो आपको पता ही होगा कि जो दीमक होती है तो वो जड़ को नुकसान पहुंचाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाती है। और अगर बात करें दीमक का नाम क्या होता है, ओडेंटोडर्मस ओविसिस नाम होता है। और ये जड़ के अंतर्गत जैसे कि आपने काट दिया गया हो ऐसे दिखाई सिम्टम्स देते हैं। अगर जड़ को देखोगे आप, अगर दीमक की काटी हुई होगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि उसको किसी रीपर से वगैरह से काटी गई हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धनिया, जीरा, सौंफ का फल प्रकार कौन सा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो धनिया, जीरा, सौंफ का तो मैं इसमें बता ही दूंगा। इसके अलावा आपको बताना है जो आपका मेथी का होता है, तो मेथी की फल होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको बताना है आपको, है ना। तो धनिया, जीरा, सौंफ का फल प्रकार होता है वो सीजोकार्प होता है, कैप्सूल होता है, सिलिकोआ होता है, कैरियोप्सिस होता है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो वो क्या हो जाएगा, आपका सीजोकार्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बाजरे की हरित वाली रोग यानी कि ग्रीन ईयर डिजीज होता है, उसका प्राथमिक संग्रहण होता है। तो बीज मृदा के द्वारा, हवा के द्वारा, कीट के द्वारा या मृदा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, आपके बीज और मृदा के द्वारा आपके ग्रीन ईयर डिजीज है या हरित वाली रोग है वो प्रथम संग्रहण स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए या काम यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोयाबीन के बीजों में प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है। तो 8 से 10%, 18 से 20%, 28 से 30% या 36 से 40%। तो आपको पता ही होगा कि जनरली भी सोयाबीन के अंतर्गत 42% प्रोटीन पाई जाती है। और तेल की बात की जाती है तो 20% इसके अंतर्गत तेल देखने को मिलता है। तो इसको विशेष ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वह फसल जिसमें दलहनी तिलहनी दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सोयाबीन है, उड़द है, चौला है या फिर अरहर है। तो आपको पता होगा कि जो दलहनी और तिलहनी दोनों के रूप में यूज़ की जाती है वो क्या होती है, आपकी सोयाबीन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गन्ने की बुआई हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले टुकड़ों पर कितनी कलियां या कितनी आंखें होनी चाहिए। तो 1, 2, 3, 4। तो आपको पता होगा कि जो गन्ने की बुआई के लिए जो अपन टुकड़े लाते हैं उनके ऊपर मिनिमम कलिकाएं आंखें होनी चाहिए, वो 3 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, झुलसा या ब्लाइट किस फसल का प्रमुख रोग है। तो जीरे का है, सौंफ का है, मेथी का है या धनिया का है। तो आपको पता होगा कि जो झुलसा या ब्लाइट रोग की अपन बात की जाती है तो वो सामान्यतः जीरे के अंतर्गत देखने को मिलता है। और ये ज़्यादातर प्रभाव तब पड़ता है जब बादल वगैरह हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्न में से कौन सी स्वपरागित फसल है। तो स्वपरागित सब्जी वाली फसल कौन सी है। तो गाजर है, टिंडा है, प्याज है, टमाटर है। तो आपको ये क्वेश्चन अपन पहले भी सोल्व कर चुके हैं पहले वाले पेपर में। तो स्वपरागित फसल वाली होती है वो कौन सी, टमाटर होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस फल का प्रकार बेरी सरस है। तो इनमें से कौन से का प्रकार है जो बेरी का है। तो अमरूद का है, पपीते का, अंगूर का है या उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा इन सभी का फल प्रकार है जो बेरी पाया जाता है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पत्ता गोभी के खाने योग्य भाग कहलाता है। तो कर्ड, हेड या फिर आपका तना या जड़। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि जो आपका पत्ता गोभी के खाने योग्य भाग होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे हेड कहा जाता है। और अगर बात करें कर्ड की, तो कर्ड किसका होता है खाने योग्य भाग, वो होती है फूल गोभी का यानी कि कालीफ्लावर का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, फूलों का पुष्पक्रम कहलाता है। तो फूल गोभी का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। तो केटकेन कहलाता है, पेनिकल कहलाता है, रेसिम कहलाता है या स्पेडिक्स कहलाता है। तो फूल गोभी के पुष्पक्रम की जब भी बात की जाती है तो इसके राइट आंसर की बात करें वो रेसिम कहलाता है। बात करें केटकेन, ये आपके पत्ता गोभी का पुष्पक्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कैटफेस की समस्या किस सब्जी या फसल में होती है। तो जो कैटफेस होता है वो बैंगन में होता है, प्याज में होता है, कद्दू में होता है, टमाटर में होता है। तो ये आपके जेट के अंतर्गत भी पूछा गया क्वेश्चन है और सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी बात करें कि जो आपका कैटफेस की समस्या है वो टमाटर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से असंगत को चुनिए। तो निम्न में से असंगत को बताना है। तो मूली के गुणसूत्र 18 होते हैं, पत्ता गोभी के 18 होते हैं, मिर्च के 22 होते हैं या टमाटर के 24 होते हैं। तो आपको बताया होगा कि मिर्च के जो गुणसूत्र होते हैं वो 22 नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंत ऋतुराज और पंत अनमोल किसकी सब्जी की फसल की किस्में हैं। तो पंत ऋतुराज और पंत अनमोल है वो किसकी है, बैंगन की है, भिंडी की है, मिर्च की है या कद्दू की है। तो इसका राइट आंसर की जब बात की जाती है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बैंगन। बैंगन आपको पता ही होगा कि पंत ऋतुराज काफी बार पूछी जाने वाली किस्म है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डायमंड बैक मोथ है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि डायमंड बैक मोथ है वो किस सब्जी व फसल से संबंधित है। तो मूली से है, बैंगन से है, पत्ता गोभी से है या खरबूजे से है। तो डायमंड बैक मोथ है जिसे कि डीबीएम भी कहते हैं अपन शॉर्टकट में, है ना। तो डीबीएम है वो सामान्यतः पत्ता गोभी में लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा आंतरिक उत्तक्ष किस तत्व की कमी के कारण होता है, या किस तत्व के कारण होता है, सॉरी, किस तत्व के कारण होता है आंतरिक उत्तक्षय की बात करें, इंटरनल नेक्रोसिस की बात की जाएगी तो जिंक से होता है, लोहे से होता है, कॉपर से होता है या बोरॉन से होता है। तो इसके राइट आंसर की जब बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, बोरॉन से आंतरिक उत्तक्षय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नींबू में कॉपर की कमी से क्या होता है, डाइबेक होता है, लिटिल लीफ होता है, गमोसिस होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि आपके नींबू के अंदर कॉपर की कमी से क्या क्या देखने को मिलेगा, उपरोक्त सभी, यानी कि कॉपर की कमी से आपका डाइबेक भी होता है, लिटिल लीफ भी होता है और गमोसिस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आम के कितने प्रतिशत फूलों से फल बनते हैं। तो 0.1% से 1% से 10% से 25% से। तो आपको पता ही होगा कि जितने भी फूल आते हैं उनमें से 0.1% से ही क्या बनते हैं, आपके फूलों से फल बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केले के प्रवर्धन के लिए स्वार्ट शकर्स के द्वारा इनका वजन होना चाहिए। तो जो स्वार्ट शकर्स लेते हैं अपन, स्वार्ट शकर्स, तो वो शकर्स का वजन कितना होना चाहिए, 250 से 300 ग्राम का होना चाहिए, 500 700 ग्राम होना चाहिए, 1 से 2 किलो का या 5 से 7 किलो का। तो राइट आंसर की बात करें 500 700 ग्राम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अमरूद में ब्रोंजिंग किसकी कमी से होता है। तो ब्रोंजिंग रोग होता है अमरूद में किसकी कमी से होगा, कॉपर की कमी से, जिंक की कमी से, बोरोन की कमी से या कोबाल्ट की कमी से। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो ब्रोंजिंग होता है वो बोरोन की कमी से होता है। तो 73 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फल परिरक्षण में पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट यानी कि पीएमएस कितनी मात्रा काम में ली जाती है। तो आपके 350 ppm यूज़ की जाती है, 500 ppm की जाती है, 700 ppm या 1000 ppm। तो आपको पता ही होगा कि जो आपका पीएमएस है ना, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट होता है, उसकी मात्रा यूज़ में ली जाती है वो आपकी 500 ppm ली जाती है। या कई बार ऑप्शन में देखने को मिलता है कि 350 से 500 ppm यूज़ की जाती है। लेकिन इसके अलावा बात करें अपन 700 ppm यूज़ किया जाता है, वो आपका क्या लिया जाता है, सोडियम बेंजोएट यूज़ लिया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाग लगाने की सबसे सरलतम और उच्चतम विधि कौन सी है। तो काफ़ी बार पूछा गया है, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, कंटूर या षटभुजाकार। और आपको बता दें कि और चार्ट से एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है और अब की बार भी देखने को मिलेगा। तो सबसे आसान विधि या सरल विधि की अपन बात की जाती है तो वर्गाकार होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पपीते की पुष्पा नन्ना किस्म जिसमें कतार से एवं पौधे से पौधे की दूरी होती है वो आपकी 1.5 × 1.5 होती है, सॉरी 1.25 × 1.25 रखते हैं। तो उसमें एक हेक्टेयर में पौधे की संख्या कितनी होगी, 1100 होगी, 1600 होगी, 5000 होगी या 6400 होगी। तो जब इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो कितनी होगी, 6400 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जेली बनाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग में लिया जाता है। तो एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा जेली बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो आपका एसिटिक एसिड यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फल परिरक्षण में सिरके का भाग उपयोग में लिया जाता है। तो कितना सिरके का यूज़ करके परिरक्षण किया जाता है, 3%, 4%, 1%, 2%। तो आपको पता होगा कि 2% सिरके का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लैडियोलस का कुल कौन सा होता है, फैमिली कौन सी होती है। तो इरिडेसी होती है, कंपोजिटी होती है, रूटेसी होती है, रेमिनेसी होती है। तो जब ग्लैडियोलस की बात आती है तो ग्लैडियोलस की जो फैमिली होती है वो आपकी इरिडेसी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है यहाँ पे, राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्राइसैंथेमम ग्लैंडिफोरा किस फूल का वानस्पतिक नाम है? तो क्राइसैंथेमम ग्लैंडिफोरा है वो किसका नाम है? आपके ग्लैडियोलस का, रजनीगंधा, गुलदाउदी का है या गेंदे का होता है? तो इसके राइट आंसर की बात करें, जो गुलदाउदी होता है उसे अपन क्राइसैंथेमम स्पीसीज भी कहते हैं और क्राइसैंथेमम ग्लैंडिफोरा भी इसी का वानस्पतिक नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि NDRI, NDRI कहाँ पर स्थापित है और किस वर्ष में हुआ है? तो NDRI करनाल में है, 1955 में हुआ था। आनंद में है, या 1955 में है। हिसार में 1965 में, हिसार में 1955 में। तो अपन बात करें, NDRI की स्थापना करनाल हरियाणा के अंतर्गत की गई थी 1955 के अंतर्गत। इसके अलावा बात करें कि जो आपके NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वो आपका आनंद गुजरात के अंतर्गत स्थित है और उसकी स्थापना आपकी 1965 के अंतर्गत की गई थी। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 20वीं पशु गणना 2017 के अनुसार भारत में कुल पशु संख्या कितनी है? तो 525.78 मिलियन, 535.78 मिलियन, 515.78 मिलियन या 545.78 मिलियन। तो जब इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो क्या हो जाती है? 535.78 मिलियन आपके कुल भारत के अंतर्गत पशु की संख्या होती है। तो विशेष रूप से याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपके जो जनगणना है, सॉरी पशु गणना है, तो उससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि डेटा से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। भेड़ पालन में राज्य का भारत का कौन सा स्थान रखता है? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आपको बताया कि भेड़ पालन के अंतर्गत अपना चौथा स्थान आता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है यहाँ पे? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सामान्यतः दूध का अपेक्षित घनत्व होता है तो 1.030 होता है, 1.033 होता है, 1.036 होता है, 1.066 होता है। तो आपको पता ही होगा कि सामान्यतः जो दूध का अपेक्षित घनत्व होता है वो कितना होता है? 1.030 होता है। इसके अलावा बात करें कि अगर भैंस का पूछ लिया जाता है तो आपको 1.032 करना है, अगर गाय का पूछ लिया जाता है तो 1.028 करना है, और जनरली पूछा जाए तो 1.030 करना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। किस पशु के दूध में इंसुलिन की समृद्ध स्रोत है? तो आपके सामने जो दिया गया है उनमें से कि सबसे ज़्यादा इंसुलिन किसमें पाया जाएगा? भेड़ में, बकरी में, गाय में या ऊँट में? तो किसके दूध में होता है? तो आपको पता ही होगा कि सामान्यतः इंसुलिन की मात्रा होती है वो आपके ऊँट के दूध में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। निम्न में से किस पशु के दूध में पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो भेड़ में, बकरी में, गाय में या ऊँटनी में? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, के दूध में किस पशु के दूध में सर्वाधिक एसएनएफ पाया जाता है? तो भेड़ के दूध में, बकरी के दूध में, भैंस के दूध में या ऊँटनी के दूध में? तो इसके बात करेंगे, जो सर्वाधिक एसएनएफ होता है वो भेड़ के दूध में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सर्वाधिक वसा प्रतिशत किस गाय की नस्ल में पाई जाती है? साहिवाल में, गिर में, ब्राउन स्विस या जर्सी में? तो आपको पता ही होगा कि जो सर्वाधिक वसा होती है वो गायों के अंतर्गत तो पाई जाती है, वो आपके जर्सी के अंतर्गत पाई जाती है। और कितने परसेंट पाई जाती है? 5.5% पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जर्सी गाय के दूध में लगभग कितने प्रतिशत वसा होती है? तो ये आपने पहले ही बात कर ली कि 5.5 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि किस गाय को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं? तो ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी सोल्व किया था, एक वीडियो अगर आपने पहले देखा हो तो उसमें बताया था मैंने कि जो चंबल नदी है उसे अपन राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। तो चंबल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, झील ये नदी को। और राजस्थान की जो कामधेनु है वो किस नस्ल को कहा जाता है? तो ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंतर्गत भी नहीं बताया था, तो आपको ऐसे क्वेश्चन फट से आने चाहिए और कमेंट बॉक्स में भी बताया करो, क्योंकि जब लोग आप लोग अगर वीडियो देख ही रहे हो तो अगर कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो उसके अगर आप आंसर देते हो तो उससे क्या है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे या ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो उससे क्या होता है कि हम आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह लेके आते हैं, अपना टाइम भी निकालते हैं इसके लिए। तो अगर उसके रिटर्न के अंतर्गत आपको क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है, ओनली बस शेयर करना होता है और लाइक करना होता है और सब्सक्राइब करना होता है, जिसके कि आपके पैसे भी नहीं लगते हैं। तो आपको इसी चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हम बात करें कि राजस्थान की कामधेनु है वो किसे कहते हैं? राठी को कहते हैं, गिर को कहते हैं, काकरेज को कहते हैं, नागौरी को कहते हैं। तो राइट आंसर की बात की जाए तो वो राठी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, गाय और भैंस के बधियाकरण नर को क्या कहते हैं? तो बुल्लक कहते हैं, विडर कहते हैं, हिपर कहते हैं, कैपेन कहते हैं?
बात करें कि आपके गाय व भैंस के बधियाकरण नर को क्या कहते हैं, बुल्लक कहते हैं। वीडर आपके किसके को कहेंगे, भेड़ व बकरी के जो नर को बधियाकृत होते हैं उसे वीडर कहते हैं। अगर कैंपन की बात की जाती है तो मुर्गे के बधियाकरण को बधियाकृत मुर्गे को अपन कैंपन कहते हैं। तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, निम्न में से कौन सी गाय की भारवाही नस्ल नहीं है। तो मालवी नहीं है, खिल्लारी नहीं है, मेवाती नहीं है, गंगात्री नहीं है। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो वो कौन सी होगी, मेवाती आपकी क्या होती है, भारवाही नस्ल नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, जबड़े के नीचे तथा अधर वक्ष पर सफेद रंग की पट्टी किस नस्ल की पहचान है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जबड़े के नीचे और अधर वक्ष पर सफेद रंग की पट्टी किस नस्ल की पहचान है। सूरती की, भदावरी की, मुर्रा की है या नीली रावी की है। तो अपन इसकी राइट आंसर की बात करेंगे तो वो किसकी हो जाएगी, आपकी सूरती की हो जाती है। कि 93 के अंदर ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। कि आपके जबड़े के नीचे की बात की जाती है तब आपके सफ़ेद रंग का पट्टी पाई जाती है वो सुरती के अंतर्गत पाई जाती है। लेकिन नीली रावी के अंतर्गत भी आपके टीका पाया जाता है, ललाट के ऊपर टीका पाया जाएगा। इसके अलावा जो चारों खुर होते हैं वो सफ़ेद होंगे और जो पूंछ का अंतिम सिरा होता है वो भी सफ़ेद होता है, वो नीले रावी के करैक्टर होते हैं। तो इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान ब्रिटिश का सोमानिया माना जाता है। तो बारबरी का, बीटल का, स्वानेन का या चांगथागी का। तो आपको बताएगा जो बारबरी है उसका ब्रिटिश सोमानिया का क्षेत्र माना जाता है। तो बारबरी का माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भेड़ों को पालने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मांस व चमड़ा प्राप्त करना, ऊन व मांस प्राप्त करना, मांस व दूध प्राप्त करना या दूध व ऊन प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे, सामान्यतः भेड़ों से आपको ऊन मिलेगा और मांस मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरेबियन ऊँट है मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो ऊँट से पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपकी बार भी 100%, क्योंकि 2024 को किस के नाम से, किस वर्ष से जाना जाता है। तो वो आपका ये आपके ऊँट के नाम से जाना जाएगा, यानी कि कैमल ईयर के नाम से जाना जाएगा। तो इस वजह से आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर बात करें, अरेबियन ऊँट है वो मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, उष्ण व आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है, शीत क्षेत्रों में पाया जाता है या टुंड्रा क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, आपका शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संकर व विदेशी गाय में जो प्यूबर्टी या यौवन अवस्था का समय होता है वो कितना होता है। तो संकर और विदेशी गायों के अंतर्गत जो प्यूबर्टी व यौवन अवस्था का समय होता है वो 15 से 18 माह होता है, 18 से 24 माह होता है या 24 से 30 माह या 30 से 36 माह होता है। तो राइट आंसर की बात करेंगे 18 से 24 माह माना जाता है। वैसे अगर संकर या विदेशी गायों की प्यूबर्टी है वो 18 माह के अंतर्गत आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर, अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, गाय भैंस बकरी कितने दिनों के बाद पुनः मध्यकाल के लक्षण प्रकट करती है। तो 14 दिन बाद करती है, 16.5 दिन बाद में करती है, 18 दिन बाद करती है, 19 से 21 दिन बाद करती है। तो गाय भैंस बकरी है वो सामान्यतः 21 दिन बाद में करती है, यानी कि 19 से 21। ऑप्शन देखकर आपको टिक करना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सा परजीवी प्रोटोजोआ जन्य रोग नहीं है। तो आपको बताना है कि प्रोटोजोआ जन्य रोग कौन सा नहीं है। तो टिक फीवर नहीं है, खूनी पेचिश नहीं है, कीटोसिस नहीं है, मेंज नहीं है। तो आपको पता ही होगा कि जो कीटोसिस है वो आपका जन्मजात रोग होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इससे संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करने उनमें से कौन सा आहार जनित रोग नहीं है। ओ सॉरी, अपन ने रॉन्ग आंसर पकड़ दिया ना, एक बार उसको दोबारा देखते हैं ना क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या आता है कि आपके पास में निम्न में से कौन सा परजीवी प्रोटोजोआ जन्य रोग नहीं है। तो प्रोटोजोआ से जनित रोग कौन सा नहीं, हाँ तो कौन सा होगा, वो कीटोसिस ही होता है। बाकी पेचिस, टिक फीवर और मेंज यही आपके प्रोटोजोआ से ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा आहार जनित रोग नहीं है। तो आहार से जनित यानी कि जो खाने से रोग नहीं होता वो कौन सा है, ब्रुसेलोसिस है। लेकिन कीटोसिस है वो जन्मजात रोग नहीं है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। वो गलती हो गई थी, तभी मैं सोचा कि कुछ गलत बता रहा हूँ, इसका विशेष देख लेना एक बार। निम्न में से कौन सा आहार जनित रोग नहीं है। तो वो ब्रुसेलोसिस है या टिम्पेनाइटिस है, अपच है या रतौंधी है। तो आपको पता होगा जो ब्रुसेलोसिस है वो आपका आहार जनित रोग नहीं होता है, ये जन्मजात रोग होता है आपका ब्रुसेलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे अब, जैसे कि इसके अंदर टिम्पेनाइटिस है, ये भी आहार जनित है क्योंकि ज़्यादा हरा चारा खाने से हो जाता है।
अगर बात करें अपच, ये भी खाना खाने से होता है, रतौंधी होता है, वो भी आपका आहार जनित मतलब कि विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन नेक्स्ट क्या, अब कंप्लीट हो गया आज का पेपर। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए। और तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करो या मत करो, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो। क्योंकि मैंने कल ही एनालिसिस देखा था, तो उसके अंतर्गत जो 80% लोग हैं वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और बता दूं मैं आप लोगों को कि आपके जो अब 34 दिन बचे हैं, उनके अंतर्गत आपके कंप्लीट वीडियो, सॉरी 36 दिन बचे हैं ना, तो 36 टेस्ट पेपर ऐसे होने वाले हैं। जो 36 दिन बचे हैं, 36 टेस्ट पेपर होने वाले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि वहाँ से आपका 60 से 70% कवर होने वाला है। इन्हीं क्वेश्चनों से आपका 60 से 70% क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।